हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं ये विशेष रूप से यूपी टेट और सुपर टेट के अभ्यर्थियों के लिए हैं। हम आपसे पुनः बता दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी टेट और सुपर टेट के अभ्यर्थी इस क्लास को देख सकते हैं। कोई भी अभ्यर्थी इस क्लास को देख सकता है, कोई भी अभ्यर्थी इस क्लास को पढ़ सकता है। वो चाहे यूपी एंट्रेंस बीएड का अभ्यर्थी हो, चाहे वो यूपी पुलिस का अभ्यर्थी हो, चाहे वो अधीनस्थ चयन आयोग से संबंधित परीक्षा हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थी इस वीडियो को देख सकता है और क्लास नोट्स बना सकता है, अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकता है। ठीक, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने देखा था कि भाषा क्या होती है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के अंग कौन कौन से हैं। इस तरीके से हमने भाषा पे संपूर्ण चर्चा और परिचर्चा करी थी। आइए अब आज के अगले टॉपिक पे हम देखते हैं कि हिंदी भाषा क्या है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम क्या है और कैसे हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला है और किस तरीके से हिंदी व्यवहारिक और बोलचाल की भाषा है, या फिर हिंदी की विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी भाषा की बात। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस तरीके से हिंदी भाषा का, हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम। ठीक, तो अब अगर हिंदी के विकास क्रम की जाए तो इसका एक जो है लंबा चौड़ा इतिहास है। तो हम उस लंबे चौड़े इतिहास पे नहीं जाएंगे क्योंकि उस पे जाने का कोई विशेष मतलब भी नहीं है कि उस इतिहास को जाने हम बहुत, क्योंकि जितना आपसे परीक्षा से संबंधित चीज़ें हैं उन्हीं को हम जाने, उसी पे हम टारगेटेड रहें। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ सारा है, हमको विद्वान नहीं बनना है, ना तो हमको विद्वता का प्रदर्शन करना है। हमें सिर्फ उतनी ही चीज़ें जानना और देखना है, सुनना है और पढ़ना है अपनी तैयारी के लिए कि जितनी हमको आवश्यकता है और जितने से हमारा काम हो जाए। तो विकास क्रम की अगर भी बात की जाए, जैसे हिंदी की जो आदि जननी मानी जाएगी तो वो क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है तो वो क्या है? संस्कृत है, आदि जननी। आदि जननी तो कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हम हिंदी को देखेंगे तो उसकी जो है मूल स्वरूप कहाँ से निकल कर आया है, वो संस्कृत से ही आया, लेकिन डायरेक्ट संस्कृत से नहीं आया। उसकी एक लंबी यात्रा है, तो उसी लंबी यात्रा को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ही कहाँ, मान लीजिए जैसे आप आजमगढ़ के निवासी हैं, आजमगढ़ से अगर आपको इलाहाबाद आना है तो ऐसा है नहीं है कि डायरेक्ट आजमगढ़ से इलाहाबाद आप पहुंच जाएंगे। अपने घर से निकलेंगे, उसके बाद बस स्टैंड आएंगे, बस स्टैंड के बाद क्या करेंगे कि सीधे आप कहाँ जाएंगे, बस पे या ट्रेन से, फिर उसके बाद फिर एक दो ज़िलों को क्रॉस करते हुए, मान लो जौनपुर आया बीच में या कोई और ज़िला आया, अम्बेडकर नगर आया, कहीं से किसी भी मोड़ से आप आ सकते हैं। तो इस तरीके से इलाहाबाद जो पहुँचे, तो इलाहाबाद और आजमगढ़ के बीच में जो और सारे डेस्टिनेशन थे उनका भी उसमें रोल था वहाँ तक पहुँचने में, विकास में। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हिंदी की आदि भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। तो अब संस्कृत से क्या हुआ कि पाली का उत्पत्ति हुई, पाली भाषा की। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो पाली भाषा थी ये किसकी भाषा थी? तो ये बौद्धों की भाषा थी। एक सवाल ये भी, बौद्धों की भाषा थी। ठीक, उसके बाद फिर पाली से किसकी उत्पत्ति हुई? इसी का विकृत रूप फिर जो है, जो और बिगड़ा रूप आया, टूटा फूटा, उससे क्या उत्पत्ति हुई? तो प्राकृत की, पाली प्राकृत। ये किसकी भाषा है? तो ये जैनियों की भाषा है, जैनों की भाषा है। ठीक, और संस्कृत को अगर आदि जननी कहा जाए, अगर इसको भाषा की बात की जाए तो किसकी भाषा है? वेदों एवं उपनिषदों की भाषा, वेदों एवं उपनिषदों की भाषा, उपनिषदों की भाषा, उपनिषदों की भाषा। इसी को हम क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा को ही क्या कहते हैं, देववाणी भी हम कहते हैं। ये भी आप बात ध्यान रखना,
ये पूछ लिया जाता है अक्सर कि देववाणी किस भाषा को कहा जाता है, तो देववाणी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। ठीक, देवों की भाषा, आदि जननी, वेदों एवं उपनिषदों की भाषा। ठीक, उसके बाद संस्कृत से पाली का उत्पत्ति हुई, पाली से प्राकृत का, प्राकृत का बिगड़ा रूप क्या है, अपभ्रंश है, अपभ्रंश। ठीक, अब अपभ्रंश के बाद अगर हम देखें तो अपभ्रंश से ही क्या होगा, अपभ्रंश का ही एक भाग है सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। तो सौरसेनी अपभ्रंश से ही क्या है, हिंदी की खड़ी भाषा का विकास हुआ है। अब हम आपको सिर्फ इतना ही इसलिए बताए हैं कि अभी अगर आप यहाँ से अपभ्रंशों से बात करेंगे तो सौरसेनी अपभ्रंश है, राजस्थानी अपभ्रंश है, और कौन सा पूर्व मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, इस तरीके से बहुत है। तो उन सबको हमको नहीं जाना, उसका एक अलग से हम आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज करके बता देंगे, दे देंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अर्धमागधी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां या भाषाएं आती हैं। ठीक, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। ठीक, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो इस तरीके से हिंदी का ये एक लंबा विकास क्रम है। ठीक, तो इस तरीके से हिंदी का विकास हुआ। अब तो ये हुआ हिंदी के विकास क्रम की बात हुई, जो आपको समझ में आ गया। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आना अनिवार्य है, यहाँ से आप बच नहीं सकते हैं, ये प्रश्न पूछा ही जाना है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ। अब आइए आगे देखते हैं हम इसका संवैधानिक विकास क्या है, संवैधानिक प्रोसेस क्या है। तो वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या है संवैधानिक प्रोसेस, किस तरीके से भारत की राजभाषा है कि हिंदी, भारत की राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। हाँ, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं और सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है कि हिंदी भारत की राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन में दोनों रहता है। तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या होता है। तो एक लाइन की बात ये है कि किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो, तो हिंदी भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा भारत की क्यों नहीं है, तो उसके पीछे बहुत वाजिब कारण है। वाजिब कारण ये है कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर तमाम तरीके की धर्म, संस्कृति, हाँ, भाव विचार हैं, बोलियाँ हैं, क्षेत्र है। ठीक, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न बोलियों में, भाषाओं में ये विभक्त है। तो इस आधार पर यहाँ पर किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा देना बड़ा कठिन काम है। इसके लिए थोड़ा सा प्रयास किया जरूर गया था, थोड़ा सा का अथक प्रयास किया गया था, लेकिन चूंकि क्षेत्रीय आधार पर इसका विभाजन वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और सभी राज्य जो है अपने जो है क्षेत्रीय आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग करने लगे। तो इस तरीके से एक बड़ा चैलेंज हो गया। तो इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजभाषा क्या है, तो आप बताएंगे हिंदी है। हिंदी क्यों? राजभाषा का क्या मतलब होता है? राजभाषा का मतलब होता है कार्यकारी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकार के कामकाज की भाषा। जैसे भारत सरकार के कामकाज की भाषा क्या है, तो हिंदी भाषा है, वो भारत की राजभाषा मानी जाएगी। इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भारत की कैसी भाषा है, तो राजभाषा है। और इस बात को कब स्वीकार किया गया? इस बात को 14 सितंबर, इस डेट को आप लोग मेंशन कर लीजिए अपनी नोट्स में जरूर। 14 सितंबर 1949 को कब मेंशन किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संविधान सभा
द्वारा राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। प्रदान किया गया। ठीक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के विकास क्रम के बाद जो सबसे मूल और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ये राजभाषा आपको याद रखना है, राष्ट्रभाषा भूल जाना है। क्योंकि मैक्सिमम जो है आपको लगता है कि नहीं जिन राष्ट्र की बात हो रही है तो राष्ट्रभाषा हिंदी है, जबकि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राजभाषा है, और राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है, कामकाज की भाषा है, आधिकारिक भाषा है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर अब बात आती है कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो संवैधानिक प्रावधान ये है कि अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा, लिख लो इसको, भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। लिपि देवनागरी होगी। ठीक, अब यहाँ जब लिपि की बात आई है तो हम थोड़ा सा यहीं पर लिपि की भी चर्चा कर लेते हैं। ये लिपि क्या है? तो ये लिपि का मतलब होता है ये लिप धातु से बना है। किस धातु से? लिप धातु से। लिप धातु से। लिप का अर्थ होता है लीपना। तो ये लिपि किससे बनी है? लिप धातु से। और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। देवनागरी, या कहीं कहीं आपको नागरी भी मिल जाएगा। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से सवाल और है कि इसके अलावा, हिंदी के अलावा और किस भाषा की लिपि देवनागरी है? तो और लिपि जो है मराठी भाषा की, मराठी और नेपाली भाषा की भी लिपि क्या है? देवनागरी है। लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। इस बात को भी आप लोग बहुत जो है मुख्य तरीके से देख लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि पूछ लिया कि हिंदी की लिपि क्या होगी, तो देवनागरी या नागरी जो भी ऑप्शन में रहेगा वो तो आप लगा लेंगे, कोई नहीं। ठीक, लेकिन अगर पूछ लिया कि मराठी एवं नेपाली की लिपि क्या होगी, भाई थोड़ा सा एग्जामिनर को क्या करना है, थोड़ा सा घुमाना है कि आप उतने में चित्त हो जाएंगे। तो आप उसको भी जानते रहिए। अभी तक तो नहीं पूछा गया, अगर आगे पूछा जाएगा तो आप बता सकेंगे। ठीक, और एक बात, दूसरी बात ये है कि हिंदी का जो भाषा परिवार है वो क्या है? तो ये भारोपीय भाषा परिवार की है। भारोपीय भाषा परिवार की अंतर्गत आती है। हिंदी किसके अंतर्गत आती है? तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत, भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया? अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। बस इतनी बात। ये किस भाग में मेंशन है? तो ये संविधान के भाग 17 में, भाग 17 भाषा से संबंधित जो अधिनियम है, जो नियम है, जो कानून है, वो किस भाग में सम्मिलित हैं? भाग 17 में। ठीक, और इस समय भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल भाषाएं हैं 22 भाषाओं को शामिल किया गया है।
22 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर इतना बाकी है। किस अनुसूची में है, तो इसकी अनुसूची कौन सी है, तो ये भी हम आप इसकी अनुसूची है 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। अनुसूची में ठीक, इस तरीके से जो पूरा एक डायग्राम बना, हिंदी भाषा का विकास क्रम आपको बताए। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसेनी, सौरसेनी से हिंदी, इस तरीके से उसका क्रम था। फिर हमने बताया कि हिंदी भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। फिर आपको बताया हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है, इसको आपको नहीं भूलना है सबसे ज़्यादा। फिर हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा ये भी पूछा जा सकता है, तो संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। फिर आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक, तो ये अनुच्छेद 343(1) के अनुसार कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। उसके बाद बात आती है कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत ये अनुच्छेद आएगा, तो ये सारे अनुच्छेद आएंगे संविधान के भाग 17 के अंतर्गत। और किस सूची के अंतर्गत आएगा, तो ये 8वीं सूची के अंतर्गत आएगा। और इस सूची में हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा हम जो है हिंदी का विकास क्रम, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। इतना 15-20 मिनट का जो आप लेक्चर सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, यहाँ से आपको सवाल मिलना तय है। यहाँ से सवाल हमेशा पूछा जाता है और यहाँ के सवाल से बच्चे हमेशा कन्फ्यूज होते हैं, अभ्यर्थी हमेशा कन्फ्यूज होते हैं और यहाँ राजभाषा और राष्ट्रभाषा को हमेशा गलत करके आते हैं। इसलिए ये गलत है, ये सही है, इसको कभी ना भूलना। उसके बाद राजभाषा का दर्जा किस संस्था के द्वारा दिया गया, संविधान सभा द्वारा दिया गया था और उसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक, अनुच्छेद और संविधान के भाग और उसकी अनुसूची याद करना, यहाँ से एक सवाल कन्फर्म रहेगा। ठीक, तो इतने के बाद अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के अनुसार। नए टॉपिक क्या होगा, हमारा नया टॉपिक होगा वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला पे, वर्णों पे विचार करेंगे कि वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कितने भाग में विभाजित हैं, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे।